मगर जिन्ना ने यह सुझाव रद्द कर दिया। उनका ये कहना था कि सेना किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक अभिन्न अंग होती है और आखिरकार फैसला हो गया कि सेना बटेगी। जिन्ना ने यह स्पष्ट संकेत दिए थे कि वह किसी भी हिंदू या सिख को पाक सेना में नहीं रखना चाहेंगे। हिंदू व सिख सैनिक अधिकारियों के लिए लगभग तय था कि वे भारतीय सेना में ही रहेंगे, मगर मुस्लिम अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग उन क्षेत्रों से था जो विभाजन के बावजूद भारत में ही रखे जाने थे। उनके परिजन उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश या राजस्थान में थे। सेना का बंटवारा। जुलाई 1947। उन दिनों नवगठित भारत व पाकिस्तान के मध्य सरकारी सामान व संपत्तियों के बंटवारे की तैयारियां चल रही थी। जिस दिन H.M. पटेल और मोहम्मद अली सरदार पटेल के आवास के एक कमरे में बैठकर सरकारी संपत्तियों के बंटवारे की फहरिस्त तैयार करने में लगे थे, लगभग उसी वक्त भारतीय सेना के विभाजन को लेकर भी कवायद शुरू हो चुकी थी। सेना के विभाजन का मसला सबसे टेढ़ा काम था। माउंटबेटन का सुझाव था कि फिलहाल सेना को एक अंग्रेज सुप्रीम कमांडर के अधीन ज्यों का त्यों रख दिया जाए। वह सुप्रीम कमांडर दोनों देशों की सरकारों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होगा और बाद में धीरे धीरे दोनों देशों की स्वतंत्र सेना का गठन कर लिया जाए। मगर जिन्ना ने यह सुझाव रद्द कर दिया। उनका ये कहना था कि सेना किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक अभिन्न अंग होती है और आखिरकार फैसला हो गया कि सेना बटेगी। उस समय भारतीय सेना में लगभग 25 लाख सैनिक थे। 2/3 सेना भारत को आवंटित होनी थी, जबकि शेष 1/3 पाकिस्तान को जानी थी। यानी विभाजन का फार्मूला वही था जो सरकारी सामान के विभाजन पर कमोबेश लागू होता था। 1 जुलाई के वेतन के साथ साथ हर भारतीय अधिकारी व सैनिक को एक फॉर्म दिया गया जिसमें उसे अपनी पसंद की सेना चुननी थी। जिन्ना ने यह स्पष्ट संकेत दिए थे कि वह किसी भी हिंदू या सिख को पाक सेना में नहीं रखना चाहेंगे। हिंदू व सिख सैनिक अधिकारियों के लिए लगभग तय था कि वे भारतीय सेना में ही रहेंगे, मगर मुस्लिम अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग उन क्षेत्रों से था जो विभाजन के बावजूद भारत में ही रखे जाने थे। उनके परिजन उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश या राजस्थान में थे। वहीं उनकी पुश्तैनी संपत्तियां थी और यही नहीं, अपने सैनिक संस्कारों में भी उन्होंने कभी भी धर्म को अपनी व्यावसायिक जिंदगी का आधार नहीं बनाया। मगर उन्हें आशंकाएं भी थी कि हिंदू सिख बहुल भारतीय सेना में उनकी तरक्की पर फर्क पड़ सकता है। उन दिनों जुलाई 47 बैरकों में हिंदू, सिख, ईसाई व मुसलमान सिपाही एक दूसरे से विदा ले रहे थे। डोगरा पलटन और घुड़सवार रेजिमेंट प्रोविंस हॉर्स की सिख पलटन की ओर से उन मुसलमान सैनिकों के सम्मान में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया जो नवगठित पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाले थे। दिल्ली के परेड मैदान में उस दिन बड़ा खाना था। हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों व ईसाइयों सिपाहियों ने उस दिन आखिरी बार मिलकर पुलाव, खीर, मुर्ग व कबाब की दावत में भारी मन से शिरकत की। दावत के बाद सभी मिलकर नाचे, भंगड़ा डाला गया और सभी एक दूसरे के गले मिले। आखिर वे सब उस लम्हे तक उस बहादुर भारतीय सेना का अंग थे जिसने पहले व दूसरे विश्व युद्ध में अपनी वीरता की अनेक विलक्षण दास्तानें सैनिक इतिहास के पन्नों पर दर्ज की थी। रावलपिंडी में कर्नल मोहम्मद इदरीस ने अपने हिंदू व सिख सिपाहियों के लिए बड़ा खाना आयोजित किया था। वे लोग नाच गा भी रहे थे और गले मिलकर रो भी रहे थे। कर्नल इदरीस ने अपने भावुक भाषण में कहा, आप लोग कहीं भी जाएं, पर हम हमेशा भाई भाई रहेंगे क्योंकि हमने एक साथ अपना खून बहाया है। और उस दिन कर्नल इदरीस को पाकिस्तानी सेना के कार्यालय से आदेश मिला था कि भारतीय सेना में जाने वाले सिपाहियों से हथियार वापस ले लिए जाएं। मगर इदरीस ने अपने मुख्यालय का आदेश वापस कर दिया था और दलील दी थी कि ये सिपाही हैं, यहाँ हथियार लेकर आए थे और हथियार लेकर ही यहाँ से जाएंगे। उसी दिन रावलपिंडी से 1 घंटे बाद इन सिख व हिंदू सिपाहियों को जिस ट्रेन में रवाना किया गया उसे थोड़ी दूर पर ही मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने घेर लिया। मगर सभी सैनिक सुरक्षित रहे क्योंकि उनके पास हथियार थे।
सबसे ज़्यादा चर्चित रही दिल्ली के इंपीरियल जिमखाना क्लब की दावत। यह दावत क्लब के लॉन पर आयोजित थी। विशेष रूप से सजाए गए रंगीन कागजों की झालरों से ढके लैंपों की मध्यम सी रोशनी में जश्न और उदासी दोनों ही चरम पर थे। सभी अफसर अपनी तमगों से सजी वर्दियों में थे। साड़ियों व आकर्षक सूटों में सजी उनकी पत्नियां इस दावत में शामिल थी। सभी को एहसास था कि एक राष्ट्र की सेना के सदस्य के रूप में उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अनेक अफसरों के हाथों में जाम थे। वे आपस में अतीत के रोमांचक लम्हे याद कर रहे थे। दो अफसर मस्ती में गलभैयां डालकर ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रहे थे, जिसमें से एक कह रहा था, अरे बडी, लाहौर में पोलो खेलने आते रहना। और दूसरा कह रहा था, और तुम भी याद रखना, पिछले बरस जो हिरन कश्मीर में बच निकला था उसे इस बार घेरेंगे। दावत जब चरम पर पहुंची तो राजपूत रेजिमेंट के ब्रिगेडियर करियप्पा ने भरे भरे स्वर में सिर्फ इतना कहा, दोस्तों, हम लोग यहीं कहीं फिर मिलेंगे। हम उसी दोस्ती की भावना के साथ मिलेंगे जिसके बंधन में हम हमेशा बंधे रहे। हमारा अतीत शायद हमें अलग अलग नहीं कर पाएगा। हम भाई भाई हैं और हमेशा भाई भाई रहेंगे। हम उन गौरवशाली बरसों को नहीं भूल पाएंगे जो हमने साथ साथ बिताए हैं। अलविदा दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। और उसके बाद ब्रिगेडियर करियप्पा ने सभी मुसलमान अफसरों को रेजिमेंट व भारतीय सैनिकों के स्मृति चिन्ह दिए। एक बड़ा सा स्मृति चिन्ह एक वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी आगा रजा को दिया गया। यह स्मृति चिन्ह उसी दिन बनवाया गया था। इसमें एक हिंदू व एक मुसलमान सिपाही अपने समान शत्रु पर मिलकर राइफलें ताने हुए थे। आगा रजा के मार्मिक धन्यवादी भाषण के बाद ही सैनिक बैंड की धुनों पर नृत्य शुरू हो गया। देर रात तक नाचते नाचते वे लोग एक दूसरे से पहले बगलगीर हुए, फिर हाथ हिलाते हिलाते अलग हो गए। हालांकि विभाजन से पूर्व भारतीय सेना ने अपनी गरिमापूर्ण परंपरा बनाए रखी, मगर पेशावर व रावलपिंडी के दंगों के बाद हल्की सी दरारें दिखाई देने लगी। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अवकाश प्राप्त जनरल S.K. सिन्हा, जो कि बाद में कश्मीर के राज्यपाल भी रहे, उन्होंने एक बार अनौपचारिक बातचीत में बताया था, 1946 व 47 के सांप्रदायिक दंगों में भारतीय सेना के हिंदू व मुसलमान सैनिकों ने समान रूप से विलक्षण निष्पक्षता दिखाई। अक्टूबर 1946 के बिहार दंगों व नवंबर 1946 के गढ़ मुक्तेश्वर दंगों में बिहार रेजिमेंट के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका में ही लाखों लोगों के जान काल की रक्षा हो पाई थी। मुझे याद है, उस समय सेना मुख्यालय में मैं अपने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल नासिर अली खां के साथ अक्सर तनाव में आ जाता था, क्योंकि कर्नल नासिर अली बिहारियों को दंगों के लिए अक्सर कोसते। वह कई बार भूल जाते कि मैं भी एक बिहारी था और बाद में वह सफाई भी देते, माफ़ करना भाई, मैं भूल गया था कि तुम भी तो एक बिहारी हो। बहरहाल मार्च 1947 के अंत में हालात बदलने लगे। पंजाब व फ्रंटियर में मुस्लिम लीग की सरकारों के गठन के बाद सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का सिलसिला सुगबुगाने लगा। अधिकांश सैनिक उत्तर भारत से ही थे। उपद्रवों में कई बार उनके अपने परिजन भी लपेट में आ रहे थे। कुछ वरिष्ठ मुस्लिम सैनिक अधिकारी भारत पाक विभाजन से पहले ही 10 औरंगजेब रोड, दिल्ली, जिन्ना के आवास पर चक्कर काटने लगे थे। जुलाई 1947 में विभाजन की प्रक्रिया में दंगों पर नियंत्रण के लिए जिस पंजाब बाउंड्री फोर्स का गठन किया गया था, उसमें हिंदुओं व मुसलमानों की संख्या समान ही रखी गई थी। पंजाब बाउंड्री फोर्स में 50,000 जवान थे, मगर बाद में इसे भंग करना पड़ा, क्योंकि दंगों पर काबू पाने के लिए इसे कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए जा सके। फिर भी एक सुखद परिणति यह रही कि भारतीय सेना में व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक विभाजन कभी नहीं हुआ, वरना आशंका थी कि भारत भी पूर्व यूगोस्लाविया की तरह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में बंट जाता। और हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।